हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग निकल के आएंगी, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसमें बताने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो हम बाद में कवर करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट के वेव नेचर को बल दिया था। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद ये साबित हो गया था कि लाइट पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। पार्टिकल कहने का मतलब कि न्यूटन ने जो 17वीं शताब्दी में यानी 1675 के आसपास जो उन्होंने कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी दी थी, उन्होंने माना था कि लाइट कॉर्पस्क्यूल्स की तरह से होती है, छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूल्स से मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इनका ये क्लासिकल एजप्शन था, ठीक है। न्यूटन ने सिर्फ बोला था कि लाइट एक पार्टिकल, उसका ऐसा उन्होंने कोई सॉलिड प्रमाण नहीं दिया था। वो तो आगे चल के आइंस्टाइन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की, प्रूफ की, तो वहाँ पे उन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। न्यूटन ने सिर्फ बोला, जो कि न्यूटन बड़े साइंटिस्ट थे तो उनकी बात को नकार कौन सकता है। कई सालों तक क्या, काफ़ी दिनों तक इसको, मतलब कई सालों तक इसको माना गया कि हाँ न्यूटन की बात सही है। न्यूटन की बात सही थी भी, बस उनके पास कोई मैथमेटिकल एविडेंस नहीं था। अब चूंकि 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी की बात करें तो वहाँ पे अभी ये जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम्स होता है, ये सारी चीज़ें आई नहीं थी। तो न्यूटन ने लाइट से रिलेटेड एनर्जी का कोई जिक्र किया ही नहीं था। उन्होंने ये बोला कि हाँ, जितने नंबर ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी लाइट के पास। लेकिन वो एक पर्टिकुलर कॉर्पस्क्यूल्स की एनर्जी को डिफाइन ही नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का भी ऐसा कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आए नहीं थे। बाद में जब लॉस बने और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब आइंस्टाइन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो वहाँ पे उन्होंने लाइट की एनर्जी को उसके फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ के साथ रिलेट किया। वहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोला गया। वो सारी चीज़ें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में जो प्रमाण है, मैथमेटिकल प्रूफ, वो सारी चीज़ें आइंस्टाइन ने दिया था। लाइट के पार्टिकल नेचर को भी उन्होंने डिफाइन किया था। न्यूटन ने सिर्फ बोला था, इनका एक क्लासिकल एजप्शन था जो कि सही था, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो वहाँ पे लाइट के वेव नेचर को पूरी तरह से प्रूफ कर दिया गया कि हाँ, लाइट के पास वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैसे प्रूफ किया गया, क्यों प्रूफ किया गया, बहुत सारे सवाल है जो हम बाद में लेंगे। जैसे हम बता रहे हैं सवाल हमारे सामने क्या क्या आएंगे। पहले सवाल तो ये आएगा कि ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे जो छोटे छोटे स्लिट्स लिए गए, इनको स्लिट्स बोलते हैं। हम यहाँ पे कहीं लिख दे रहे हैं कि जो हमारे पास S1 और S2 है ना, ये स्लिट्स है हमारे पास। तो हम यहाँ पे कहीं लिख दे रहे हैं कि S1 एंड S2 आर स्लिट्स, ठीक है ना। स्लिट से एक ब्लेड लाइक कट होता है, हेयर लाइन कट, बहुत ही पतला। ये एकदम पतला क्यों लिया जाता है, सबसे पहला सवाल है। हमने अभी बोला कि ये सब सवाल हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात कि आखिरकार यहां पे एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, ठीक है। अभी एक्चुअल में सोर्स है नहीं, ये स्लिट्स हैं। हुआ क्या होगा कि आपको पता है कि जो लाइट होगी, ये जो सोर्स है आपका, ये कोई प्राइमरी आपका लाइट सोर्स है। ये अगर पॉइंट सोर्स है तो इसके जो वेव फ्रंट्स होंगे स्फेरिकल होंगे, अपनी स्फेरिकल वेव से निकालेगा। तो हमने मान लिया कि ठीक है, ये अपनी एक स्फेरिकल वेव्स ऐसे कुछ निकालना है। ये वेव निकली 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 निकली। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो वेव्स है ना, वो स्लिट्स तक पहुंच गई है, यहां पे पहुंच गई है, साथ ही साथ यही वेव यहां पे पहुंच गई है। ये एक वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया जो इस लाइट सोर्स का था। अब ये चीज़ हमने पढ़ी है कि सेम वेव फ्रंट्स पे जो सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये पॉइंट की बात करो चाहे ये पॉइंट की बात करो, दोनों सेम फेज में, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अब ध्यान से देखो तो लाइट को यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा होगा, सॉरी, लाइट को यहां से यहां वेव को जाने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक जाने में लगा होगा। ये सिमेट्रिकल है। ये सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। S1 जितना डिस्टेंस ऊपर है, S2 भी उतना डिस्टेंस नीचे है, तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब होगा क्या कि इस वेव फ्रंट्स पे ये जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना,
हम खास करके इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें तो हाइगेंस ने बोला था कि वेव फ्रंट्स के ऊपर के सभी पॉइंट्स, हर एक पॉइंट सेम फेज में होते, साथ ही साथ वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव की तरह से बिहेव करते हैं, वो अपनी खुद की वेव निकालेंगे, ये बात तो श्योर है। अब ये जो अपनी वेव निकालेगा, ये जो अपनी वेव निकालेगा, चूंकि S1 S2 ये सेम फेज में है, इन दोनों का सोर्स ये है, इसका मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो अगर इनका फेज सेम हो, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो हम बोलेंगे S1 S2 जो है ये कोहेरेंट सोर्सेज है। S1 S2 को हम क्या बोल सकते हैं कि दीज आर कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है ना। क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने कोहेरेंट सोर्सेज या कोहेरेंट वेव्स के सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था, उनका इंटरफेरेंस कैसा हो रहा था हमने ये देखा था, ठीक है। अब ये जो दोनों स्लिट्स हैं ना, इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को हम नाम दे दे रहे हैं कि यहाँ से ये जो सेपरेशन है दोनों स्लिट्स के बीच का, ये स्मॉल डी के बराबर है। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ये स्मॉल डी के बराबर है। साथ ही साथ ये स्लिट्स और ये स्क्रीन है आपकी, जो येलो कलर की इधर दिख रही है ना, ये हमारी स्क्रीन है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कैपिटल डी के बराबर। लेट अस सपोज दिस वन इज कैपिटल डी, ठीक है। अब यहां से वेव निकलेगी, S1 अपनी वेव निकालेगा, S2 अपनी वेव निकालेगा, दोनों वेव्स इस स्क्रीन पे आके किसी एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज होंगे। अब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये सारी चीजें हमें जाननी है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहां से S1 की वेव और S2 की वेव, दोनों वेव्स गई और दोनों जाके सुपर इम्पोज कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को भी हम नाम दे दे रहे हैं, पॉइंट P हम बोल दे रहे हैं। तो यहाँ से एक वेव गई ऐसे और एक वेव गई यहाँ से, दोनों इस पॉइंट P पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस वन इज अवर पॉइंट P। साथ ही साथ हमने ये माना कि जो पॉइंट P है ये तो सेंटर हो गया ना, स्क्रीन का सेंटर हो गया। आप ये कह सकते हो कि ये जो सेंट्रल लाइन हमने ड्रॉ की है, जो कि स्लिट्स के बीचों बीच से जा रही है, स्क्रीन के बीचों बीच से जाएगी, तो एक तरह से सेंटर हो गया ये, ठीक है। ये रैंडम हमने कोई पॉइंट लिया स्क्रीन पे, जहाँ पे S1 से जाने वाली वेव, आप ऐसे कह सकते हैं कि S1 से जाने वाली वेव, साथ ही साथ यहाँ से S2 से जाने वाली वेव, दोनों वेव यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रही है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट है ना, वो यहाँ से सेंटर से y डिस्टेंस पे मान लिया। साथ ही साथ एक चीज़ और हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ना, यहाँ से इस पॉइंट का ये एंगल को चलो हमने मान लिया एक पल के लिए कि थीटा एंगल है, ठीक है ना। यानी यहाँ से थीटा डिग्री के एंगल पे आपका सुपरपोजिशन हो रहा है दो वेव्स के बीच पे, वहीं पे सारे कैलकुलेशंस हमने कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, मैक्सिमा बनेगा मिनिमा बनेगा, क्या होगा ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के ऊपर, जो दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं उनमें, ठीक है। हम अगर आपसे बोलें कि अच्छा बताओ S2 से निकलने वाली वेव और S1 से निकलने वाली वेव, हालांकि दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दोनों का फेज सेम है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई S2 से निकलने वाली वेव जब पॉइंट P पे पहुंची है तो उसने अलग डिस्टेंस कवर किया, S1 से निकलने वाली वेव जब पॉइंट P पे पहुंची उसने अलग डिस्टेंस कवर किया, दोनों के पाथ लेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो अगर पाथ डिफरेंस की हम बात करें कि अच्छा बताओ पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो हमने लिखा पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस S1P। भाई S2 से निकलने वाली वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप बोलोगे इसने किया है S2P के बराबर डिस्टेंस कवर किया है, S2P। S1 से निकलने वाली वेव S1P के बराबर डिस्टेंस कवर किए, यही तो पाथ डिफरेंस के बराबर हो जाएगा ना, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x के बराबर, ठीक है ना। इसी पाथ डिफरेंस को हमने क्या मान लिया, डेल्टा x मान लिया, ठीक है। यही पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं यहाँ पे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और वो जो परपेंडिकुलर है हमारा, लेट अस सपोज ये, यहाँ से हमने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अब ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं।
अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर हमने थीटा माना है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये आपका हो जाएगा थीटा के बराबर। ठीक है, फिर से एक बार आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि भाई इस वाले एंगल को तो हमने थीटा माना है ना, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चूँकि ये खुद 90 है तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ, इसको हमने नाम दे दिया Q, S2 से लेकर Q ये वाली डिस्टेंस हमें बताओ कितना होगा, S2 Q की डिस्टेंस कितनी होगी। इस ट्रायंगल को ज़रा हम अलग से बनाते हैं, S1 S2 और वो जो है Q। तो हमारा हो गया कुछ ऐसे, ठीक है ना। ये ट्रायंगल को हम अलग से आपके सामने दिखा रहे हैं। सो ये हमारा है S1, ये हमारा है S2 और ये 90 डिग्री है, साथ ही साथ ये है एंगल थीटा, और ये वाला जो सेपरेशन है स्लिट्स के बीच का ये स्मॉल d गिवन है। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपका Q हुआ करता है। अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको साफ साफ कह सकते हो कि भैया ये तो d साइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा, d साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये कैसे निकला तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका हो गया S2Q डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस S1 S2। हमें तो S2Q निकालना है, सो S2Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा S1 S2 साइन ऑफ थीटा। सो S2Q बराबर हो जाएगा, S1 S2 की वैल्यू किसके बराबर है, d के बराबर, तो ये आपका हो गया d साइन ऑफ थीटा। ठीक है, S2Q की वैल्यू निकल के आ गई d साइन ऑफ थीटा, यानी ये जो हमें निकालना था ये हम निकाल चुके हैं d साइन ऑफ थीटा के बराबर है। अब जरा एक बात ध्यान से समझिएगा भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करें और यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करें, ये तो सेम होगा। ठीक है ना, S2 वाली वेव ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस यही तो कवर किया है ना, S2Q के बराबर कवर किया। आप ध्यान से समझिए, S2 से लेकर P तक की डिस्टेंस और Q से लेकर P तक की डिस्टेंस आप इस ट्रायंगल को देख के समझ सकते हैं सेम होगा, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि S2 की वेव ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलोगे ये वाला डिस्टेंस जो उसने एक्स्ट्रा कवर किया, यानी पाथ के बीच में यही डिस्टेंस होगा, दोनों वेव्स के पाथ के बीच का डिफरेंस यही होगा। तो साफ साफ आप लिख सकते हो कि ये जो पाथ डिफरेंस आया है ना, S2P माइनस S1P बराबर डेल्टा एक्स, इसको हम लिख सकते हैं d साइन ऑफ थीटा के बराबर। पाथ डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, d साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन ऑफ थीटा। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी, और साइन थीटा यहाँ से हम लिखना चाहें तो इस वाले ट्रायंगल पे आप फोकस करिए, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लो इसको हमने बोल दिया ओ डैश, तो ओ डैश ओ और पी इस वाले ट्रायंगल पे आप फोकस करिए। ये तो हो गया डी के बराबर, ये हो गया वाई के बराबर, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा ना, हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा अंडर रूट ये हो गया डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो साइन थीटा अगर यहाँ से आप लिखना चाहो तो साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि है आपका वाई डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस आपका है कैपिटल डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं डेल्टा एस इक्वल्स टू डी, और ये हो गया वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ये हो गया कैपिटल डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये पाथ डिफरेंस है पॉइंट पी पे दोनों वेव्स के बीच का, जो वहाँ पे जाके इंटरफेरेंस जिन दो वेव्स के बीच में हो रहा है, ये एट पॉइंट पी की हम बात कर रहे हैं। ये जनरल पॉइंट हमने लिया भी है, ठीक है ना। आमतौर पे ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स वगैरह बनते हैं ना, ये सेंटर के आसपास ही बनते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो एंगल होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो उस केस में एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लिया जाता है, यानी कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तब क्या होगा। आप बोलोगे यार कि इस केस में तो हमने शुरू में ही पढ़ रखा है कि साइन थीटा को आप लिख सकते हो टेन थीटा के बराबर अगर एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है तो। ठीक है, तो ये जो पाथ डिफरेंस हमारा आया था डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन ऑफ थीटा, तो इस साइन थीटा को आप टेन थीटा लिख लो ना,
एंगल बहुत छोटा है, तो यानी कि इस सेंटर के आसपास की अगर हम बात करें तो सेंटर के जस्ट आसपास अगर हमें इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं उस केस में, तो ये आपका हो गया डी साइन थीटा, सो ये आपका हो जाएगा डी टेन ऑफ थीटा, ठीक है। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी, और टेन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालना चाहें उसी वाले ट्राइंगल की बात करें, टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर वाई डिवाइड बाई बेस आपका हो जाएगा कैपिटल डी के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा डी और ये हो गया वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, ये आपका हो गया एंगल अगर बहुत छोटा है उस केस में, ठीक है। साथ ही साथ इस अप्रोक्सीमेशन में एक बात आप समझिएगा, एंगल जब छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट पी यहाँ नहीं होगी, ओ के जस्ट आसपास ही होगा, ठीक है ना। उस केस में जो y की वैल्यू होगी डी की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो ये जो फॉर्मूला आपका निकला है ना, इस फॉर्मूले में एक अप्रोक्सीमेशन ये है कि जो y है ये लेस देन क्या है, कैपिटल डी के आपके बराबर ये है, यानी कैपिटल डी से बहुत ज़्यादा छोटा हो, तब जाके आप पाथ डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर एंगल बहुत छोटा नहीं है तो फिर आपको ये वाला कैलकुलेशन, ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे जो 80% के आसपास क्वेश्चन होते हैं, 70-80% वो इससे ही हो जाते हैं, एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है वहाँ पे, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि पॉइंट पी पे जो दो वेव्स जा रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस ये है, ठीक है। अब वहाँ पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, ज़रा हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो तो पाथ डिफरेंस हमने लिख लिया। अब हम बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी, फॉर constructive interference at point P, at point P, यानी कि मैक्सिमा की बात कर रहे हैं ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि अगर पॉइंट P पे मैक्सिमा बन रहा है तो उसके लिए ज़रा हम कंडीशंस वगैरह देख लें, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, वो होता है n टाइम्स लेमडा के बराबर, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। और यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो कितना निकल के आया, डी वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी निकल के आया। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स लेमडा। तो अगर हम बात करें y की तो y हो जाएगा लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, और ये आपका हो गया n, ठीक है ना। अब ये y निकला क्या है, तो ये y पॉइंट P की डिस्टेंस निकली है फ्रॉम द सेंटर, यानी O से कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमा बनने वाला है ये हमें पता चल गया, ठीक है। और वो कितना पता चला, हमने देखा कि y बराबर अभी हमारा जो निकला है y इक्वल्स टू n लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। अब देखो यहाँ पे n का टर्म्स आ गया, हमें ये तो पता है कि मैक्सिमा के लिए ये हमने कैलकुलेशन किया है, यानी कि सेंटर से y डिस्टेंस पे जो मैक्सिमा बनेगा वो इतने डिस्टेंस पे बनेगा। n का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन से नंबर का मैक्सिमा बनेगा हमें ये नहीं पता, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ना लिखें, हालांकि ऐसे लिखें डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा। ये जो y निकला है ना, ये एक्चुअल में आपका निकला है डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा, डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम ओ मतलब वही सेंटर से। तो आप इसको लिखिए y और छोटा सा n लिख दीजिए, मतलब nth मैक्सिमा की डिस्टेंस है ये सेंटर से, और ये आपका हो गया लेमडा सॉरी n लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर। और यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे आप, तो n बराबर 0, 1, 2 ऐसे करते करते आप ले सकते हैं। आप देखेंगे तो n पे अपर लिमिट नहीं है कोई, यानी कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास बन सकते हैं इसके बारे में आप नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आगे चल के हम पढ़ेंगे कि उसका भी एक ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा बन जाएगी, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है, ठीक है। अब मान लो कि n बराबर आपने 0 रखा, n बराबर आपने कर दिया 0, तब तो y 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब कि पहला मैक्सिमा जो है वो बनने वाला है आपका सेंटर पे, ओ पे ही बनने वाला है। अब ये मैक्सिमा बनेगा क्यों, ज़रा इसको भी आप समझिए। ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमा बनना भी तो था, मैक्सिमा क्यों नहीं बनेगा। आप यहाँ से अगर देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, आप बोलेंगे यार कि देखो एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, वो ये कि S1 की डिस्टेंस O से और S2 की डिस्टेंस O से बराबर है, यानी कि S1 की वेव, सॉरी यार, यानी S1 की वेव,
अरे यार, S1 की वेव इस पॉइंट O तक पहुंचेगी, साथ ही साथ S2 की वेव पॉइंट O तक पहुंचेगी। तो चूंकि डिस्टेंस बराबर है तो दोनों वेव्स के बीच में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं होगा, और जब कोई पाथ का डिफरेंस नहीं हो तो हमें तो पता है कि वहाँ पे मैक्सिमा बनता है फिर, ठीक है ना। पाथ का डिफरेंस या तो ज़ीरो हो या फिर लेमडा का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे तो पाथ का डिफरेंस हमेशा ही जीरो आएगा। S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली वेव सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। डायग्राम आपका सिमेट्रिकल आप देख के बता भी सकते हो। यहाँ पे जो भी मैक्सिमा बनेगा उसको एक नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। इसको बोला जाता है कि ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है ना। यानी n बराबर 0 के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी मैक्सिमा बना है वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंटर पे बनता है, ठीक है ना। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा की बात हो रही है। हम आपसे बोले कैसा बताओ फर्स्ट मैक्सिमा कितनी दूरी बनेगा सेंटर से। तो अगर हम बात करें फर्स्ट मैक्सिमा की, फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए y n की वैल्यू 1 रखो, ठीक है ना। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n बराबर हमें रखना है 1, तो n बराबर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर। हम बोले कि यार कि सेकेंड मैक्सिमा की बात करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सेकेंड मैक्सिमा की बात कर रहे हैं कि सेकेंड मैक्सिमा O से कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, यानी कि आपको n बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है ना। ये फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा, तो ये आपका हो जाएगा y2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, ठीक है ना। तो nth का तो हमने पता कर लिया ना कि nth मैक्सिमा सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बनेगा। n की वैल्यू आप 0 1 2 3 रखते चले जाओ, 0 आप मत रखना। 0 रखने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा आपका सेंटर पे ही बनेगा। 1 रखोगे तो बता देगा कि फर्स्ट मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पे, 2 रखोगे तो बता देगा सेकंड मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर से एक बार डायग्राम को हम क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारी स्क्रीन का सेंटर हमने ऐसे दिखा दिया, ये सेंटर है, टेढ़ा हो गया, माफ करिएगा, ये हमारा है सेंटर, ठीक है। और ये आपका O, यहाँ पे क्या बन रहा था, आप बोलोगे यहाँ पे बन रहा था आपका सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे आपका बन रहा था सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। हम आपसे बोले अगर डिस्टेंसेस को जरा चेंज करो यहाँ से। फर्स्ट मैक्सिमा की डिस्टेंस कितनी थी, अब बोलोगे यार कि फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ से लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका बनता है फर्स्ट मैक्सिमा। ये आपका हो गया फर्स्ट मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो n बराबर 0 आप रखते हो, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n बराबर क्या रखते हो, 1 रखते हो, ठीक है। हम बोले कि बताओ सेकंड मैक्सिमा का क्या सीन है। अब बोलो यार सेकंड मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ से सेकंड मैक्सिमा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d डिस्टेंस पे बन रहा है। तो ये आपका हो गया 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d डिस्टेंस पे, यहाँ पे कहीं आपका स्क्रीन पे बनेगा सेकेंड मैक्सिमा। और सेकंड मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते ऑल्टरनेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से मैक्सिमास बनते जाएंगे। अब एक बात नोटिस करोगे तो आप बोलोगे हर एक मैक्सिमास के बीच का जो गैप है ना वो कितना है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर है। अब देखो सेकंड मैक्सिमा कितने डिस्टेंस में बना है, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, फर्स्ट लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जो निकल के आएगा आपका, ये आपका निकल के आएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर निकल के आएगा, ठीक है। एक बात और, ये फर्स्ट मैक्सिमा है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, इसको एक और नाम दिया गया, इसको बोला जाएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। ये सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है। यहाँ पे आपका है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे कौन सा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, तो ये बनेगा आपका सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। यानी कि जब स्क्रीन पे देखा जाएगा ना तो वहाँ पे फ्रिंजेस दिखेंगे। फ्रिंजेस कहने का मतलब कि वहाँ पे कहीं इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, कहीं पे इंटेंसिटी डार्क, फ्रिंजेस, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। और एक बात जो हमने यहाँ पे दिखाया था स्लिट्स,
तो जैसे स्लिट ऐसे देख ले, सॉरी, तो जैसे मान लो कि ये स्लिट यहाँ पे थी एक S1 और यहाँ पे कहीं है S2, ठीक है। सोर्स इन दोनों का सेम था, ये सोर्स कहीं इधर हुआ करता था, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ से वेव गई यहाँ पे, यहाँ से वेव गई यहाँ पे S2 पे, फिर S1 से वेव निकली, S2 से वेव निकली, दोनों वेव्स स्क्रीन पे आके इंटरफेरेंस कर रही हैं, ठीक है। एक बात तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि सोर्स दोनों वेव का चूंकि सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, साथ ही साथ इंटेंसिटी भी यहाँ पे दोनों की सेम होगी। इसकी अगर इंटेंसिटी I0 है तो इसकी भी इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, I0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब क्या, कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। फर्स्ट मैक्सिमा मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ जहाँ मैक्सिमा है वहाँ पे कैसा इंटरफेरेंस हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। यानी अगर मैक्सिमा यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर जहाँ पे ब्रांड फ्रिंजेस बनी है वहाँ पे बोले कि इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आपको अगर याद हो I0 के केस में जो I मैक्स हुआ करता था वो आपका होता था 4I0 के बराबर। यानी कि जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, मतलब जहाँ जहाँ आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी 4I0 के बराबर। यानी कि यहाँ सेंटर पे भी इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0, यहाँ पर भी इंटेंसिटी आपकी होगी 4I0, यहाँ पर भी आपकी इंटेंसिटी होगी 4I0। जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगा या फिर मैक्सिमा बनेगा, एवरीवेयर द इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू 4I0, ठीक है। तो हमने इंटेंसिटी देख लिया, हमने ये तक देख लिया कि भाई कितनी कितनी डिस्टेंस पे कौन सी ब्राइट फ्रिंज बन रही है। साथ ही साथ अगर हम आपसे बोलें कि फ्रिंज विड्थ की बात करें, कि फ्रिंज विड्थ एक टर्म यहाँ पे आएगा, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज का विड्थ का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस, दो लगातार फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है फ्रिंज विड्थ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस between two consecutive fringes, ठीक है ना, यही आपका कहलाएगा फ्रिंज विड्थ। तो जैसे मान लो कि हमने एक nth ब्राइट फ्रिंज ली और उसके जस्ट एक बाद यानी n+1th ब्राइट फ्रिंज, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वही फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। या फिर ये कह लो कि चौथा ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पर बना है और तीसरा कितनी दूरी पर बना है, दोनों के बीच का सेपरेशन फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। यानी दो लगातार होनी चाहिए, या तो दूसरे तीसरे के बीच, या तीसरे चौथे के बीच, या चौथे पांचवें के बीच, या फिर nth और n+1th के बीच का सेपरेशन, वही फ्रिंज विड्थ होगा। तो हम इसको जैसे आप कैसे भी निकाल लो, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करें। तो हमने मान लिया कि तीसरा जो ब्राइट फ्रिंज बना है उसके डिस्टेंस माइनस जो दूसरा ब्राइट फ्रिंज बना है उसके डिस्टेंस, दोनों के बीच का सेपरेशन, ये भी तो फ्रिंज विड्थ ही देगा। या फिर आप ऐसे कह लो कि जो दूसरा ब्राइट फ्रिंज बना है और जो पहला ब्राइट फ्रिंज बना है इन दोनों के बीच का सेपरेशन, वो भी फ्रिंज विड्थ ही है। या फिर आप ये कह दो कि nth ब्राइट फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पे बना सेंटर से, माइनस जस्ट उसके बाद वाला n+1th कितनी डिस्टेंस पे बना, ये भी फ्रिंज विड्थ ही होगा। सबकी वैल्यू सेम आएगी बीटा के बराबर। इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिंज विड्थ को, ठीक है। अब करके देखो तो यहाँ पे y3 आपका हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। y2 आपका हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। इसको आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी के बराबर। हम इसकी बात करें अगर y2 माइनस y1 से अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये भी वही हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी माइनस लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। ये जब भी सॉल्व होगा तो ये भी वही हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी के बराबर, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से भी वही आएगा। nth आपकी थी n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी डिस्टेंस पे जो ब्राइट फ्रिंज थी, n+1th, n की जगह पे n+1 कर दो तो n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये भी वही आएगा, ये आपका हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी माइनस n से मल्टीप्लाई करो तो n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी हो गया। सॉरी n+1th में से घटाएंगे ना, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं तो ये प्लस में रहेगा, एक्चुअल में ये माइनस में रहेगा, ठीक है। ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस,
लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब देखेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से भी लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी निकल के आ रहा है फ्रिंज विड्थ। अब यहाँ से भी देखेंगे तो वही निकल के आ रहा है फ्रिंज विड्थ, यहाँ से भी देखेंगे तो वही निकल के आ रहा है फ्रिंज विड्थ। यानी कि हमें पता चल गया कि जो फ्रिंज विड्थ होगा बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर। चूंकि हम ब्राइट फ्रिंज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये फ्रिंज विड्थ ऑफ किसकी है, ये ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार डायग्राम को फिर से यहाँ पे हम समझते हैं। ये हमारा स्क्रीन है लेट अस सपोज, और ये हमारी सेंट्रल लाइन है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर ओ। जैसा ऊपर होता है वो वैसा ही नीचे भी होता है। ठीक है, तो एक बात आप समझिए, y1 कितना निकला है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर। ये आपकी फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है। इतनी डिस्टेंस पे बनेगा सेंटर से। हम बोले y2 तो आप बोलोगे होगा 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये क्या है आपका, ये सेकेंड आपका मैक्सिमा है। ठीक है, ऐसे हम आपसे बोले कि y3 आप बोलोगे बनेगा 3 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये क्या है, तो ये थर्ड मैक्सिमा की डिस्टेंस है सेंटर से। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा कि लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को हम लिख सकते हैं बीटा के बराबर, यानी फ्रिंज विड्थ के बराबर लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि y1 को आप लिख सकते हो बीटा, यानी y1 बराबर लिख सकते हो बीटा। ऐसे y2 बराबर आप लिख सकते हो, ये 2 टाइम्स बीटा, ये आपका हो गया 2 टाइम्स बीटा। y3 बराबर लिख सकते हो आप 3 टाइम्स बीटा। ये बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ है। तो बीटा के टर्म्स में थोड़ा फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा सा छोटा सा लगता है फॉर्मूला, तो आप इस फॉर्म में भी फॉर्मूले को याद कर सकते हो, जहाँ पे बीटा इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम बोले कि बताओ फर्स्ट, ये जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनी है वो कितने डिस्टेंस पे। आप बोलोगे यार कि फर्स्ट जो है ना वो यहाँ से बीटा डिस्टेंस पे बनेगी। हम बोले कि सेकेंड ब्राइट फ्रिंज बताओ कितने डिस्टेंस पे। आप बोलोगे यहाँ से 2 बीटा डिस्टेंस पे बनेगी सेंटर से। हम बोले कि बताओ थर्ड ब्राइट फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पे, तो वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 3 बीटा डिस्टेंस पे बनेगी। हम आपसे बोलें कि अच्छा nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बताओ सेंटर से। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये कोई nth ब्राइट फ्रिंज है ना तो इसकी डिस्टेंस यहाँ सेंटर से ये आपकी हो जाएगी yn इज इक्वल्स टू n टाइम्स बीटा के बराबर हो जाएगी। और अगर आप फॉर्मूला देखें तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ये yn इज इक्वल्स टू होता था n लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और यही तो आपका बीटा है ना, तो इसी की जगह पर हमने बीटा लिख दिया। तो ये आपका इस फॉर्म में हमने यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह सब कुछ देख लिया। ठीक है, दूसरी बात, जैसा इधर हो रहा है वैसा ही हूबहू इधर होगा, नीचे भी होगा। फर्स्ट इधर भी बनेगा ब्राइट फ्रिंज, ये कितनी डिस्टेंस पे, बीटा डिस्टेंस पे। ऐसे यहाँ भी कहीं सेकंड बनेगा, ये कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, ये 2 बीटा डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, ऐसे कहीं nth ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, n टाइम्स बीटा डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ ब्राइट फ्रिंजेस वगैरह को देख लिया। पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला निकल के आया, वो सारी चीज़ें हमने जानी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फ़िलहाल इतना ही। और हमने ये भी जाना कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब जहाँ पे मैक्सिमस बन रहे हैं, वहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो सबसे मैक्सिमम होगी, और वो 4I0 के बराबर इंटेंसिटी होगी। तो हर एक जगह पे जो भी इंटेंसिटी होगी वो होगी 4I0, यहाँ भी आपकी होगी 4I0, यहाँ भी आपकी 4I0, यानी हर जगह जहाँ भी ब्राइट फ्रिंज बन रहा है या फिर मैक्सिमम बन रहा है, इंटेंसिटी आपकी 4I0 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग, और ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बताने के लिए बहुत कुछ है, तो फिलहाल हम लोग स्टिक टू द पॉइंट हैं कि भाई जो चीज़ें काम की हम उस पर फोकस कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।